हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स। आने वाले एग्ज़ाम्स JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 120 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। तो एक साथ मैंने ये 120 क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, तो आपकी जो ग्रिप है वो पूरे पेपर के ऊपर नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाकर हम पूरा एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिसमें आप उसका मॉक टेस्ट एक जैसे आपका फाइनल पेपर होगा उस तरह से आप उसको डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट मुझे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करवाइए। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाद में जाकर चेंज हो गए होते हैं। जैसे मैं ये कहूँगा कि अपडेटेड क्वेश्चन हो गए होते हैं, उनका अपडेटेड वर्जन हो गया होता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जगह पर आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अभी एक साल में ही डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, जैसे वहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके होती है वो चेंज नहीं होती है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि रिवर्स हो गई, या फिर ये बोलूं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो चेंज नहीं होने वाला है, उसको स्टैटिक जीके कहते हैं। वो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उसके होते हैं, बट बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी वेरिएशन उसमें आ जाएगा। इसलिए आपको मॉक टेस्ट को ज़्यादा आपको फॉलो करना चाहिए। तो वो सीरीज़ आपके लिए मैंने बनाई है। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ आप तक पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इको मार्क इज ए सिंबल रिलेटेड टू। देखिए, इको मार्क बहुत तरह के सिंबल होते हैं, उन्हीं सिंबल्स में से एक सिंबल है इको मार्क। ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में यूज़ होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है गोल्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा है गुड्स सेफ फॉर एनवायरनमेंट, तीसरा है बेस्ट क्वालिटी एंड नंबर फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो ये इको मार्क जो है सिंबल है, ये यूज़ किया जाता है गुड्स सेफ फॉर इन्वायरमेंट के लिए, ताकि जो आपके गुड्स है ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, तो इसका एक मार्क लगा दिया जाता है, उसी को कहते हैं इको मार्क। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ कॉइन्स इन द इंडिया? देखिए, इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर जो सप्लाई करता है नोट्स, और कुछ ऐसे हैं जो आपको कॉइन्स सप्लाई करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये बताऊँ, इनमें से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इनमें से कॉइन्स को सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है? क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, या फिर बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की है? तो लोग बहुत ही गलती खाते हैं। तो देखिए, आपके जो क्वेश्चंस एग्जामिनर ने डाले होते हैं वो इसीलिए डाले होते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। तो आपकी कन्फ्यूजन तभी दूर हो सकती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो या फिर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो जैसे मैं ये बताऊँ आपको कि नोट सप्लाई या फिर कॉइन सप्लाई करने का जो जिम्मा होता है गवर्नमेंट का होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट एसोसिएशन जो ग्रुप होते हैं, तो वहाँ कौन से हो सकते हैं? देखिए, मैं ये बताऊँ आपको, बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये नहीं होगा, इसका काम अलग होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैं बताऊं कि जो कॉइन की सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, इनमें से बैंकिंग कौन से सेक्टर में आता है। देखिए तरह तरह के सेक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो कोई सर्विस सेक्टर है, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिया है। तो बैंकिंग इनमें से कौन से सेक्टर में आता है। तो देखिए बैंकिंग का काम है, आप बैंकिंग के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता रहा होगा, चाहे आपने पढ़ा होगा आपको ज़रूर उसका पता रहा होगा कि बैंकिंग का क्या काम होता है। तो देखिए बैंक का काम जो होता है वो होता है आपको सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि बेसिकली बैंक आपको सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसका काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट होगा, तो ये होगा ऑप्शन सी सर्विस सेक्टर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए मैं इसको दोबारा आपको करवाता हूँ, सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, डी कमर्शियल एंड सब्सिडेंस फार्मिंग। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ पर आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, नाम याद रखिएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। देखिए सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं वो इनमें से कौन से लेवल पे होते हैं। तो देखिए क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, क्या वो स्टेट लेवल में होते हैं, क्या वो इंटर स्टेट लेवल में होते हैं, या फिर इंडिया लेवल पे होते हैं। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स को गलती लग सकती है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को वो नेशनल या इंटरनेशनल कैटेगरीज में वो समझ लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which among the following is the most important determinant of the size of the market in an economy। तो देखिए इनमें से साइज ऑफ द मार्केट इन इकोनॉमी कौन सा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। तो देखिए साइज ऑफ द इकोनॉमी जो डिटर्मिनेंट इसमें है वो है ऑप्शन ए पॉपुलेशन, बी कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, सी इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर डी प्रोडक्टिविटी। जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है इकॉनमी मार्केट में इकॉनमी के साइज को डिसाइड करने के लिए वो है प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज, किसी भी कंट्री की इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा वो बेस्ट इंडिकेटर है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर डाला जाता है, तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो उसका आंसर वो गलत करके आते हैं, और जब उसको अच्छे से देखते हैं घर में आकर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, तो वो घर में आकर ज़रूर ये कहते हैं कि इसका आंसर मुझे आता था, मैंने गलत दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। तो देखिए द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया में अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो किसके द्वारा इसमें से इंडिकेट की जाती है। तो बेस्ट इंडिकेटर है, क्या वो इसकी एग्रीकल्चर होती है, क्या इसका ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर इसकी ग्रास प्रोडक्शन होती है, या फिर पर कैपिटा इनकम होती है। तो इसका आंसर होगा इट्स पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ही ये इंडिकेट करती है कि किस देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज फ्रॉम। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपके सिलेबस में इकोनॉमिक सेक्शन दिया हो तो आपको उस इकोनॉमिक सेक्शन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको 5 ईयर प्लान को पढ़ना होता है। तो 5 ईयर प्लान जो है
वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सेक्शन की बैकबोन है। तो इकोनॉमिक सेक्शन में 5 ईयर प्लान्स जो है इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से डीपली इसको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको डीप स्टडी करनी है, ताकि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इसकी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है, इनमें जो भी रेवोल्यूशंस हुए हैं वो सारा आपको पढ़ना है, ताकि आप इस सेक्शन को अच्छे से इसका आंसर दे पाओ। तो चलिए उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज फ्रॉम 1947 to 1952, 1949 to 1954, 1950 to 1955 एंड 1951 to 1956। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1951 to 1956। यही वो पीरियड है जिसमें आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से लिया गया है। तो देखिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी कंट्रीज में से ड्राइव किया गया है, तो इसी तरह से बहुत सारे इकोनॉमी की जो टर्म्स हैं वो हमने बहुत सारी कंट्री से कॉपी की हैं। तो ये अच्छी बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो लिया जाता है और उसको मर्ज करके अपनी कंट्री में अप्लाई किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा USA, UK, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया। तो इसका आंसर होगा रशिया। द डेटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज इशूड बाय, देखिए इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसका जो डाटा है उसकी एस्टिमेशन कौन करता है। क्वेश्चन तो आपको समझ आया होगा। ऑप्शन को पढ़ते हैं, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डाटा सेंटर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ एबव। तो देखिए इसका आंसर होगा भारत की जो इनकम का जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन का जो डाटा है वो कौन इशू करता है, वो करता है CSO। देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जाती है। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री। हमारे देश में वो कौन सी सबसे बड़ी स्टेट है जो टी को प्रोड्यूस करती है, यानी कि चाय उत्पादन में इनमें से कौन सी स्टेट है जो सबसे बड़ी है चाय उत्पादन में। वो है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। असम विल बी द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन। देखिए इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में ये प्राइस फ्लोरिंग मीन क्या होता है, प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या वो शॉर्टेज होता है, क्या वो सरप्लसिस या फिर इक्विलिब्रियम या नन ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में प्राइस फ्लोरिंग का मीनिंग होता है सरप्लसिस। तो सरप्लसिस ही इसका मीनिंग होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नाउन एज सनराइजिंग इंडस्ट्री। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से हम पहले ये समझते हैं कि सनराइजिंग इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं। देखिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि अभी अभी न्यू स्टार्ट हुई हैं, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनका फ्यूचर में बहुत ही उनकी इम्पोर्टेंस होने वाली है, उन्हीं को कहा जाता है सनराइजिंग इंडस्ट्रीज़। तो देखिए इनमें से कौन सी है, यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। क्या वो डेयरी इंडस्ट्री है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। हेल्थ एंड क्लीनिंग, ये भी पुरानी है। तो आईटी सेक्टर, देखिए क्या ये इस डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया सनराइजिंग इंडस्ट्रीज़ तो न्यू है, बिल्कुल सही है, चल रही है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो इसलिए ऑप्शन बी इस डेफिनेशन पर अच्छे से फॉल करता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इन आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 5 ईयर प्लान है उसको अच्छे से आपको स्टडी करनी है। उन्हीं में से एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, तो ये किस बेस के ऊपर बने हैं? जितने भी प्लान जो है वो किसी न किसी मॉडल बेस्ड होते हैं। तो इसी तरह से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कौन से मॉडल बेस्ड था? वो था, ऑप्शन दिए, हारूड डोमर मॉडल, महालानोबिस मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल, या फिर जवाहरलाल नेहरू मॉडल। तो इसका आंसर होगा हारोड डोमर मॉडल, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, किसको कहा जाता है? देखिए ये बहुत ही महान पर्सनैलिटीज़ हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, सलीम अली, या फिर सैम पिट्रोडा। तो इसका आंसर है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम.एस. स्वामीनाथन। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ये आपने इकोनॉमिक में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसका आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकॉनमी? भारत की जो इकॉनमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकॉनमी है, वो इनमें से किसका मेन स्टे है? देखिए क्या मैन्युफैक्चरिंग में है, बिजनेस में है, पब्लिक सेक्टर में है, या फिर एग्रीकल्चर में? तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। मेन स्टे ऑफ इंडियन इकॉनमी इज एग्रीकल्चर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वाज ड्यू टू। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तरह तरह के रेवोल्यूशन इकोनॉमिक फील्ड में हुए हैं, उनमें से ऑयल सीड जो प्रोडक्शन है ये कौन से रेवोल्यूशन में आता है? तो देखिए ऑप्शन है वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर ब्राउन रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जितने भी रेवोल्यूशन हैं उसका आपको डिटेल में पता रहना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन सी रेवोल्यूशन में है। जैसे कि रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टमाटो से रिलेटेड है, रेड और रेड टमाटो ये आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। ये देखिए आप इसको कैसे ट्रिक बता दूँ आपको। येलो रेवोल्यूशन जैसे ऑयल सीड्स, ऑयल यानी कि सरसों, जब सरसों होती है तो उसके जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। एकदम खेत आप देखोगे एकदम येलो कलर्ड जो होगा वो खेत होगा। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ये रिलेटेड है कॉटन से। राउंड रेवोल्यूशन ये पोटैटो से, क्योंकि राउंड जो कहा जाता है वेजिटेबल्स में वो पोटैटो को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन अलग है और सिल्वर रेवोल्यूशन अलग है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब हम इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ऑयल सीड जो है वो रिलेटेड है, देखिए आप ट्रिक लगा सकते हो। ऑयल मैंने जैसे बताया आपको, येलो उसके जो फ्लावर होते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा येलो रेवोल्यूशन। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? तो देखिए इनमें से ऑप्शन आपको दिए हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरेन, डॉक्टर विलियम गांधे। तो देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो था ये डेयरी फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था। यहाँ पर जो डेयरी सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस हुआ था ये सेक्टर। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ था डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। उस समय का ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करना। तो देखिए ये इसके जो फादर थे, इस ऑपरेशन फ्लड के जो फादर थे वो कौन थे? तो देखिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी भी कर सकते हो, डॉक्टर वर्गीस कुरेन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
तो ये था मॉक टेस्ट फॉर MCQs ऑफ इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये हमने एक मॉक टेस्ट किया। अगर आप चाहते हो बाकी सब्जेक्ट्स के भी मॉक टेस्ट आप तक पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि बाकी आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट जो सीरीज़ मैंने आपके लिए तैयार की है आप तक पहुँचे और आप इस मॉक टेस्ट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड रहें। तो ये था इकोनॉमिक्स का। बाकी सब्जेक्ट मैं जल्दी लाने वाला हूँ आपके लिए सब्जेक्ट टू योर सब्सक्रिप्शन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बाकी आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये थे, इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बता दूं कि आपको जितने भी सेक्शन करने हैं तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े कम करिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टैटिक जीके को डिस्कस करिए। देखिए स्टैटिक जीके क्या होती है, जो स्टैटिक रहती है, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जैसे किसी भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन बाकी फील्ड जो रहते हैं तो वो थोड़े चेंज होते रहते हैं, वो नॉलेज आपका उसमें वेरिएशन आती रहती है, तो वो डायनेमिक जीके में आ जाता है। तो वो आपको अपडेटेड करना है, तो इसलिए आप लोग ये थोड़ा ध्यान रहें, तो मॉक टेस्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।